नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि आईएमएफ बेल आउट होता क्या है। पिछले काफ़ी समय से ये टॉपिक काफ़ी खबरों में बना हुआ है। आपने बहुत बार खबरों में या न्यूज़पेपर में आईएमएफ बेल आउट के बारे में पढ़ा होगा। दुनिया में बहुत से देश हैं जो पिछले कुछ समय से इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, और जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस की बात आती है वहाँ पर आईएमएफ बेल आउट की बात होती ही होती है। हाल ही में हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका को आईएमएफ ने $3 बिलियन का जो बेल आउट है उसे अप्रूव किया है। पाकिस्तान के साथ भी इस प्रकार की बातें हो रही हैं, लेकिन वहां पे बात बन नहीं रही है। आप सब जानते हैं कि श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईएमएफ बेल आउट होता क्या है, आईएमएफ बेल आउट किस देश को कैसे मिलता है, और आईएमएफ जब बिलियंस का पैसा देशों को दे रहा है असिस्टेंस के तौर पे, मदद के तौर पे, तो आईएमएफ के पास इतना पैसा आता कहां से है। तो ये आपके करंट अफेयर और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आईएमएफ जिसकी फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन की जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन सारों के हेडक्वार्टर्स को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। आप उस वीडियो को देखना चाहें तो जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी यूएन के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हेडक्वार्टर्स को एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आईएमएफ जिसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल मतलब पैसा, असिस्टेंस का मतलब हुआ मदद करना। तो ये पैसा देके मदद करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। किसे? मेंबर कंट्री को जो इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है। जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी, आगे हम देखेंगे कि आईएमएफ के अकॉर्डिंग क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस होती है। तो जब इसकी मेंबर कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी तो उसे ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ मेंबर कंट्रीज़ के लिए है, यानी जो आईएमएफ के मेंबर हैं। कितनी कंट्रीज़? 190 कंट्रीज़ जो हैं वो आईएमएफ के मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो ये सिर्फ मेंबर कंट्रीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। कब? जब वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर के लिए आप हमारी उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन को मेंटेन करने के लिए, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, और इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए। ये तीन मुख्य चीज़ों को मेंटेन करना इसका काम है। इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन को मेंटेन करना, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, और इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसे फैसिलिटेट करना। अब अगर हम आईएमएफ की लेंडिंग की बात करें, यानी आईएमएफ जब पैसा देता है तो उसके साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरत पड़ी, आपने मांगा और आईएमएफ ने पैसा लिया और दे दिया, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन जो है आईएमएफ वो लगाता है, और जो भी कंट्री, जो भी मेंबर कंट्री को ये पैसा मिल रहा है उसको उस सारी की सारी कंडीशन जो हैं उसे अध्ययन करना पड़ता है, यानी उनको पूरा करना पड़ता है कंडीशंस को, तभी उनको वो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो मिलती है। कौन कौन से कंडीशंस है ये हम सारे विस्तार से आगे देखते हैं। अब देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने के लिए कौन सा प्रोसीजर है जो फॉलो करना पड़ता है, कौन से कंडीशंस हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। इन सारों को कवर करने से पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी देश को जो आईएमएफ का मेंबर कंट्री है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब उसके देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगी। तो सवाल है कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस आती कैसे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से किसी भी एक देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आती हैं। आईएमएफ के मुताबिक कुछ मुख्य फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस किसी भी देश में आती है। उसमें सबसे पहला आता है इनअप्रोप्रिएट फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़। किसी देश की अगर फिस्कल पॉलिसीज़ और मॉनेटरी पॉलिसीज़ इनअप्रोप्रिएट हैं तो उस देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है। नंबर 2, एक्सचेंज रेट्स फिक्स्ड एट एन इनअप्रोप्रिएट लेवल। अगर जो एक्सचेंज रेट्स हैं उनको इनअप्रोप्रिएट लेवल में फिक्स कर दिया जाए तो वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती हैं। पॉइंट नंबर 3 है अ वीक फाइनेंशियल सिस्टम। किसी भी देश का अगर फाइनेंशियल सिस्टम वीक हो तो वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब आपका फाइनेंशियल सिस्टम में वीक होगा तो क्राइसिस आएगी ही आएगी। नंबर 4, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कई देशों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। जैसे मान लो दो पॉलिटिकल गुट हैं, वो एक दूसरे के साथ लड़ पड़े कि हम सत्ता में बनेंगे या हम सत्ता में बनेंगे। या फिर मान लो कहीं पे आर्मी ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ कू कर दिया, COUP
कू, वैसे इसको कूप नहीं पढ़ते हैं, कू पढ़ते हैं। अब जैसे इसका क्लासिक एग्जांपल म्यांमार है, जहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ की आर्मी ने क्या कर दिया, कू कर दिया। तो इस प्रकार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। अगर मान लो कोई बड़ा नेता ही मर गया, कोई प्रधानमंत्री मार दिया जाए तो इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। फिर अगर मान लीजिए कि किसी एक देश में गृह युद्ध हो जाए, गृह युद्ध छिड़ पड़े, तो वहाँ पर भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो उसकी वजह से भी इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकती हैं। पांचवा पॉइंट है वीक इंस्टीट्यूशंस। आपके इंस्टीट्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशंस वीक होंगे तो वहाँ से भी इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकती हैं। तो ये 5 मुख्य फैक्टर्स हैं IMF के मुताबिक जिनकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस होती है। सबसे पहले इनअप्रोप्रिएट फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़, दूसरा एक्सचेंज रेट्स फिक्स्ड एट एन इनअप्रोप्रिएट लेवल, तीसरा अ वीक फाइनेंशियल सिस्टम, चौथा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पांचवा वीक इंस्टीट्यूशंस। अब हम बात करते हैं कि IMF के कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं। देखिए IMF के अलग अलग बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं। अब जिस देश की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसके हिसाब से अलग प्रोग्राम के तहत उसे पैसा दिया जाता है, उसे असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी जाती है। तो IMF जो है वो बहुत ज़्यादा लैंडिंग प्रोग्राम्स चलाता है। IMF ने बहुत ज़्यादा लैंडिंग प्रोग्राम्स को डिज़ाइन किया हुआ है डिफरेंट नीड्स को मीट करने के लिए। तो मान लो ये एक्स नाम का देश है, तो इसकी जो भी नीड है उसके हिसाब से IMF का जो लैंडिंग प्रोग्राम है उसके द्वारा इसे मदद मिलेगी। तो ऐसे अलग अलग जो लैंडिंग प्रोग्राम्स हैं वो IMF चलाता है अलग अलग नीड्स के लिए। तो जिस देश की जैसी नीड होगी उस देश को उस प्रकार के जो लैंडिंग प्रोग्राम होगा उसके तहत जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो मिलेगी। तो अब अगर हम कुछ मुख्य प्रोग्राम्स की बात करें जो IMF चलाता है तो उसमें आता है स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स, फिर आता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज़, फिर आता है स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटीज़, फिर आता है एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटीज़, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज़, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन्स, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी लाइन्स, स्टाफ मॉनिटर्ड प्रोग्राम्स, पॉलिसी सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट्स। इनके बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि मैं इस टॉपिक को कवर करा रहा हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं प्रोग्राम्स के बारे में भी बताऊँ, लेकिन इतना इन डेप्थ में आज दिन तक किसी भी UPSC जैसे एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा गया है। अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होती है, पूरी प्रोसीजर क्या होती है इसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस को पाने की। तो सबसे पहले मान लो एक मेंबर कंट्री है जिसको फाइनेंशियल एड की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। एड का मतलब होता है मदद। तो जिस भी मेंबर कंट्री को फाइनेंशियल एड की यानी पैसे की, फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, वो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा IMF को। ये है IMF, उसने सबसे पहले रिक्वेस्ट करी IMF को। अब ऐसा नहीं है कि मेंबर कंट्री ने रिक्वेस्ट करी और IMF एकदम से उसे पैसा दे देगा, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले जिस भी मेंबर कंट्री को फाइनेंशियल एड की ज़रूरत है वो रिक्वेस्ट करेगा IMF को। फिर ये जो मेंबर कंट्री है इसकी गवर्नमेंट और IMF का जो स्टाफ है ये एक दूसरे के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। डिस्कशंस किन चीज़ों के ऊपर करेंगे, इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर डिस्कशन की जाएगी, फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर डिस्कशन की जाएगी, फाइनेंशियल नीड्स के ऊपर डिस्कशन की जाएगी। अभी सारी डिस्कशन के बाद अगर इसके स्टाफ को लगे कि हाँ भाई हमें मेंबर कंट्री जो है उसे पैसा देना चाहिए तो फिर वहाँ पर वो पैसा दिया जाएगा। लेकिन ये पैसा ऐसे ही उठा के नहीं दे दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत सी पॉलिसी कंडीशंस जो हैं वो लगाई जाती हैं। IMF की जो पॉलिसी कंडीशंस होती हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती हैं और हर कंट्री को, जो भी मेंबर कंट्री है जिसे फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, उसे इन कंडीशंस को फुलफ़िल करना पड़ता है। अगर वो फुलफ़िल करेगी तो ही उसको असिस्टेंस मिलेगी, अगर वो फुलफ़िल नहीं करेगी तो उसको वो असिस्टेंस नहीं मिलेगी। अभी जो पॉलिसी एक्शंस होते हैं या ये जो कंडीशंस हैं ये इंटीग्रल पार्ट हैं IMF की लैंडिंग की, यानी कि ये ज़रूरी हैं कि आप इन कंडीशंस को फॉलो करें, आपको ये फुलफ़िल करना ही पड़ेगा, तभी IMF जो है वो आपको पैसा देगा। अब यहाँ पर मुख्य जो कंडीशंस आती हैं उसमें सबसे पहले आती हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कैसे, फिस्कल ट्रांसपेरेंसी और टैक्स रिफॉर्म्स। तो आपको फिस्कल ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपने देश में टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब इसको याद रखिएगा, टैक्स रिफॉर्म्स। आगे जब हम इसका क्रिटिसिज्म देखेंगे, जब हम इसका डाउन साइड देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंस की कंडीशंस हैं उसमें टैक्स जो है उसके ऊपर हम थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो टैक्स है उसमें रिफॉर्म करने पड़ेंगे और फिस्कल ट्रांसपेरेंसी जो है उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। ये आते हैं स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। इसके अलावा कुछ और रिफॉर्म्स आते हैं जैसे कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेस में आपको रिफॉर्म करने पड़ेंगे। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, और भी कंडीशंस हो सकती हैं। IMF को जिस भी देश में जो जो चीज़ें लगें कि अच्छा इस देश में ये कमी है, ये कमी है, वहाँ पे
वो जो रिक्वायरमेंट्स है वो डाली जा सकती हैं। मगर मुख्यतः इस प्रकार के रिफॉर्म्स की ही बात होती है। सबसे पहले स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स जैसे फिस्कल ट्रांसपेरेंसी और टैक्स रिफॉर्म, और फिर कुछ और रिफॉर्म्स की बात होती है जैसे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस है ये उस देश को, जो मेंबर कंट्री है, उसे फॉलो करनी पड़ती हैं, उसे फुलफिल करनी पड़ती हैं IMF की फाइनेंशियल असिस्टेंस लेने से पहले। अब हम बात करते हैं कि एक बार जब IMF ने अपना लोन अप्रूव कर दिया, उसके बाद IMF का रोल क्या है। क्या उसके बाद ऐसा है कि IMF ने पैसा दे दिया तो पैसा दे के भूल जाएगा, या उसके बाद भी उसका कोई रोल है? बिल्कुल रोल होता है। IMF जो है वो मॉनिटर करता है कि जिस मेंबर को हमने पैसा दिया है वो इम्प्लीमेंट उस पैसे को कहाँ कर रहा है, और जो पॉलिसी एक्शंस या पॉलिसी कंडीशंस जो हमने लोन देने के साथ साथ उसके ऊपर लगाई थी, क्या वो उनके ऊपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। IMF इसे मॉनिटर करता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि वे इंश्योर करता है कि जो देश है जिसको हमने पैसा दिया है वो उन पॉलिसी कंडीशंस को फुलफिल करे जो लोन एग्रीमेंट के साथ हमने सेट करी थी, हमने दी थी। तो ऐसा नहीं है कि IMF पैसा दे के भूल जाएगा, वो तुम्हारे काम को मॉनिटर भी करेगा और फिर इंश्योर भी करेगा। अगर तुम उन पॉलिसी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हो तो तुम उसे फुलफिल करो। ये मॉनिटर और इंश्योर करने का काम भी IMF का है। अब हमने बात तो करी कि IMF जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, उसके ऊपर कंडीशंस लगाता है, और पूरी की पूरी क्या प्रोसीजर होती है कि सबसे पहले जो मेंबर कंट्री है वो रिक्वेस्ट करेगी, फिर स्टाफ और जो गवर्नमेंट है वो बैठेगी, बातचीत करेगी, उसके बाद अगर IMF को लगे कि पैसा देने चाहिए तो पैसा देगी। मगर IMF बिलियंस में पैसा दे कहाँ से रही है, IMF के पास पैसा आता कहाँ से है। तो देखिए, जब हम IMF के पैसे की बात करते हैं, सोर्स ऑफ मनी की बात करते हैं, तो मुख्य रूप से जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मनी है IMF के लिए वो है मेंबर कोटास। ये मेंबर कोटास मेन सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है IMF के लिए। अब देखिए कि ये मेंबर कोटास होते क्या हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि IMF के पास 190 देश IMF की मेंबर कंट्रीज़ हैं। अब हर एक कंट्री को कुछ कोटा असाइन किया जाता है कि मतलब इतना अगर हमारे पास पैसा है तो इतना पैसा जो है वो एक देश देगा, इतना दूसरा देगा, इतना तीसरा देगा। इस प्रकार को जो कोटा है वो असाइन किया जाता है हर मेंबर को। अब ये कोटा कैसे असाइन किया जाएगा, यानी कैसे बताया जाएगा कि कौन सा देश कितना पैसा देगा, कौन सा कितना पैसा देगा। तो ये डिपेंड करता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में उस देश की रिलेटिव पोजीशन क्या है। तो अगर किसी की अच्छी पोजीशन है तो वो ज़्यादा पैसा देगा, किसी की बेचारे की पोजीशन अच्छी नहीं है तो वो कम पैसा देगा। तो ये जो कोटा है ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा कि उस देश की वर्ल्ड इकोनॉमी में रिलेटिव पोजीशन क्या है। तो ये जो IMF का पैसा है ये मेंबर कोटा से आता है, यही मेन सोर्स ऑफ इनकम है। 190 जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सारों को कुछ ना कुछ कोटा असाइन किया गया है। डिपेंड करता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में उनकी रिलेटिव पोजीशन क्या है, उस हिसाब से फिर उनको कोटा असाइन किया जाएगा और वो कोटे के तहत वो उसे पैसा देना पड़ेगा। अब क्योंकि भारत भी IMF का मेंबर कंट्री है तो भारतीय होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि IMF का कितना कोटा भारत को असाइन है, या फिर आसान भाषा में इंडिया IMF को कितना पैसा देता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास 1.91% है IMF का। तो इंडिया की शेयर होल्डिंग कितनी है, 1.91% है IMF में। तो इस हिसाब से भारत का जो कोटा बनता है वो बनता है $4158.20 मिलियन, $4158.20 मिलियन। ये भारत का कोटा है इन SDR। SDR क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो भारत की शेयर होल्डिंग कितनी है, 1.91%। कोटा कितना बनता है, 4158.20, $4158.20 मिलियन। अब इस हिसाब से IMF जो है उसके पास टोटल रिसोर्सेज कितने बन जाते हैं, 977 बिलियन SDR। और इसमें फिर उसके पास लेंडिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 713 बिलियन SDR। तो यानी टोटल रिसोर्सेज, आसान भाषा में टोटल पैसा कितना बनता है, 977 बिलियन बनता है। उसमें से वो दे कितना सकता है, मदद के लिए कितना पैसा दे सकता है, तो 713 बिलियन SDR दे सकता है। अब यहाँ पे सवाल है कि ये SDR क्या है, बार बार SDR आ रहा है, तो ये SDR है क्या SDR एक करेंसी है या फिर ये कुछ और चीज़ है। तो देखिए दोस्तों, SDR करेंसी नहीं है, ये ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो SDR जो है वो करेंसी नहीं है, तो फिर क्या है, SDR की फुल फॉर्म होती है सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। तो ये एक रिजर्व एसेट है, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। अब SDR की फुल फॉर्म तो होगी सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट, लेकिन इसे डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए 1969 में जब दुनिया की जितने भी करेंसीज हैं उनका
आकलन गोल्ड के प्राइस से किया जाता है। गोल्ड के प्राइस से सारी की सारी जो करेंसीज थी वो टाइड थी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि पूरी दुनिया का जो लीडिंग इंटरनेशनल रिजर्व एसेट था वो यूएस डॉलर था। ध्यान रखिएगा कि पूरी करेंसीज टाइड कहाँ पे थी, प्राइस ऑफ गोल्ड के साथ। और पूरी दुनिया में जो लीडिंग इंटरनेशनल रिजर्व एसेट था वो कौन था, यूएस डॉलर। 1969 में तब आईएमएफ ने एसडीआर को डिफाइन किया था एज इक्विवेलेंट टू अ फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ गोल्ड दैट वाज इक्विवेलेंट टू 1 यूएस डॉलर। यानी एक एसडीआर गोल्ड के उस फ्रैक्शनल अमाउंट के बराबर है जो किसके बराबर होगा, 1 यूएस डॉलर के बराबर। यानी 1 यूएस डॉलर के बराबर जितना गोल्ड होगा, मतलब फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ गोल्ड होगा, उसके इक्विवेलेंट क्या बनेगा, एसडीआर। एसडीआर as equivalent to fractional amount of gold that was equivalent to 1 US डॉलर। ये थी एसडीआर की डेफिनेशन कब, 1969 में। लेकिन 1973 में जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स थे उसे एंड कर दिया गया। तो उस समय आईएमएफ ने एसडीआर को एक बार पुनः रीडिफाइन किया। कैसे रीडिफाइन किया, अब यहाँ पे कहा गया कि एसडीआर इज डिफाइंड एज इक्विवेलेंट टू वैल्यू ऑफ अ बास्केट ऑफ वर्ल्ड करेंसीज। एसडीआर जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो इक्विवेलेंट है वैल्यू ऑफ अ बास्केट ऑफ वर्ल्ड करेंसीज। अब यहाँ पे जब हम बास्केट ऑफ वर्ल्ड करेंसीज की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्यतः 5 करेंसीज की बास्केट की बात होती है। तो ये बास्केट ऑफ 5 करेंसीज की जो वैल्यू होगी उसके इक्विवेलेंट क्या होगा, एसडीआर। अब सवाल है कि अब कौन सी 5 करेंसीज होंगी। सबसे पहले आती है यूएस डॉलर, फिर आता है द यूरो, फिर आता है द ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, फिर आता है द चाइनीज़ रेनमिंबी और फिर आएगा द जापानीज़ येन। तो इन 5 करेंसीज की जो बास्केट की वैल्यू बनेगी उसके इक्विवेलेंट क्या होगा, एसडीआर होगा। ये 1973 में आईएमएफ ने रीडिफाइन किया था एसडीआर को। तो 1969 में इसकी अलग डेफिनेशन थी और 1973 में इसको अलग तरीके से डिफाइन किया गया जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि आईएमएफ जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है किनको, जो मेंबर कंट्रीज़ होते हैं। कौन सा प्रोसीजर होता है, मेंबर कंट्री जिसको फाइनेंशियल एड की ज़रूरत है वो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट आईएमएफ को भेजेगी। फिर आईएमएफ का स्टाफ और जो मेंबर कंट्री की गवर्नमेंट है वो बैठेगी, बातचीत करेगी, डिस्कशन होगी। फिर अगर स्टाफ को लगेगा कि पैसा देना चाहिए तो पैसा दे दिया जाएगा। फिर वहाँ पे कंडीशंस की बात होती है जहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स, खासकर जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उन रिफॉर्म्स की बात होती है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की बात होगी और टैक्स रिफॉर्म्स की बात होगी। उसके साथ हमने देख लिया कि आईएमएफ के पास इतना पैसा आता कहाँ से है। तो हर मेंबर कंट्री को कुछ कोटा असाइन किया जाता है जो डिपेंड करता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में उसकी कैसी पोजीशन है और उस हिसाब से उसे पैसा देना पड़ता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि ये जो आईएमएफ की कंडीशंस होती हैं उनकी क्या डाउन साइड्स होती हैं। देखिए, आईएमएफ फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है किसी भी देश को इकोनॉमिक क्राइसिस में, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ जो कंडीशंस दी जा रही हैं इसके काफ़ी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे कि मैंने जब आपको कंडीशंस के बारे में बताया था तब मैंने बोला था कि टैक्स रिफॉर्म जो हैं उनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब हम इसका डाउन साइड्स देखेंगे तब हम इसका जिक्र करेंगे। तो अब वो समय आ गया है। सबसे पहला आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रिड्यूस करना। अब बताओ, जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग ही रिड्यूस कर देगी तो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होगा, कैसे हेल्थ के ऊपर काम होगा, नई स्कीम्स कैसे लाई जाएंगी। उसके साथ साथ बाकी जो हज़ारों चीज़ें होती हैं, जो भी डिफेंस है, बाकी चीज़ें देखनी है, तो वो कैसे अच्छे से देख पाएगी गवर्नमेंट जब उसको आप बोलोगे कि तुम्हें स्पेंडिंग जो है वो रिड्यूस करने पड़ेगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, तुम बात कर रहे हो टैक्सेस की, तुमने हायर टैक्सेस की बात करी। अब जब टैक्स को हाई कर दिया जाएगा तो जनता जो है वो तो त्रस्त हो जाएगी। पहली बात तो गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर रही है, दूसरा उनके पास बेचारों के पास थोड़ा बहुत जो पैसा है उसके ऊपर भी तुम टैक्स लगा रहे हो। तो हायर टैक्सेस जो है वो यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म आता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रिड्यूस करना भी एक क्रिटिसिज्म आता है, क्योंकि हिस्टोरिकली देखा गया है कि जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को रिड्यूस किया जाता है और टैक्सेस को हाई किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो उससे जो लोग हैं वो खुश नहीं रहते हैं। हिस्टोरिकली ये काफ़ी अनपॉपुलर चीज़ रही है लोगों के साथ और कई जगह पे हमें इन चीज़ों की वजह से पब्लिक अनरेस्ट होता हुआ भी देखने को मिला है।
क्योंकि तुम देश को मदद कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे जनता जो है उसकी जो आवश्यकताएं हैं, जो नेसेसिटीज़ हैं, वो पूरा करने के लिए तो उन्हें पैसा चाहिए चाहिए। तो इससे हिस्टोरिकली बहुत बार पब्लिक अनरेस्ट भी होता हुआ हमें देखने को मिला है। तो ये डाउन साइड्स हैं, ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं IMF की कंडीशंस के, जो वो फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ लगाती है। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस, जहाँ पर हमने IMF के बेल आउट को देखा, हमने देखा पूरा प्रोसीजर क्या होता है, कंडीशंस क्या होती हैं, IMF के पास पैसा कहाँ से आता है, इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, और जीके और करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।